नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे, एमडी मेडिसिन, फेलोशिप इन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन वाराणसी में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आप सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 की ढेर सारी हार्दिक बधाएं एवं शुभकामनाएं। आज के इस हेल्थ बुलेटिन में, आरोग्य हेल्थ बुलेटिन में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही सामान्य बीमारी जिसमें एक समूह पीड़ित है, दिख रहा है और इस तरीके के मरीज भी हमारे क्लिनिक में देखने को मिल रहे हैं, जिससे हम लोग जानते हैं इन्फ्लुएंजा, फ्लू या वायरल फीवर के नाम से। इन्फ्लुएंजा, फ्लू और वायरल फीवर सामान्यतः यह एक संक्रमण जनित या संक्रमित बीमारी होता है, जिसे हम हाईली इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो यह बीमारी हमें ठंड के मौसम की जो शुरुआत होती है उसमें देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो मौसम में तेजी से परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन की वजह से इस लक्षण वाले मरीज हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हमारे ओपीडी में या शहर के जिन भी विभिन्न अस्पतालों में सेवाएं दी जा रही हैं, वहाँ पे भी हमें देखने को यह मिल रहा है। यह जो इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है, यह सभी वर्ग समूहों में देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समूह है वह है बच्चों में, और वो मरीज जो पहले से कहीं ना कहीं उनको सांस की बीमारी है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट हो गए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट हो गए, और उसके साथ साथ जो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के पेशेंट हो गए, या ऐसे मरीज जो पोस्ट कोविड हैं, जिन्हें कोविड की पहले हिस्ट्री रह चुकी है, उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। इस बीमारी का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, यह सामान्यतः 48 और 72 घंटे तक किसी भी स्वस्थ और किसी भी संक्रमित दोनों ही अवस्था में मरीजों में सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है। अगर हम बात करें कारण का कि इस इन्फ्लुएंजा, फ्लू या वायरल फीवर का जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी। तीनों ही जो समूह है वो उसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है वो श्वास प्रणाली जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि यह फैलता कैसे है, तो जैसा अभी हमने इस शुरुआत में ही बताया आपको कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है। सामान्यतः जो संक्रमित बीमारियां हैं उनका जो स्वरूप है वह यही होता है कि एक से दूसरे में संक्रमित होती हैं। अब संक्रमण का जो प्रारूप है वो हम अगर इस पर देखेंगे तो पहला है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दूसरा है कम्युनिकेबल जो है कांटेक्ट, उसमें भी आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यह जो है 4 प्रमुख जो वजह हैं, इनमें बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से जो है वो ट्रांसफ़र होता है। बहुत सारे एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि ट्रांसमिशन होते हैं, या वायुमंडल में जो वायु के छोटे छोटे कण हैं उनमें जो है इस तरीके के संक्रमण दिखते हैं, जो किसी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है यह तेज़ी से परिवर्तित होता है। इनडायरेक्ट अगर हम देखेंगे ट्रांसमिशन, तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में कोई भी एक संक्रमित व्यक्ति है जो पहले से संक्रमित है और वो किसी भी एक वस्तु के या किसी एक व्यक्ति के या किसी भी चीज़ों के को संक्रमित करता है, तो दूसरा एक व्यक्ति उस संक्रमित वस्तु के संपर्क में आता है तो उससे भी संक्रमण फैलता है। तीसरा होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में कई बार ओपीडी में भी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो इस तरीके के वायरल फीवर के सिम्टम्स लेके आते हैं। तो चूँकि हम लोग अपने ओपीडी में या और भी अन्य हॉस्पिटलों में जब जाते हैं आईसीयू में विजिट के लिए, तो उसमें हम ये सावधानी लेते हैं कि एक N95 मास्क का उपयोग जरूर करें और हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग जरूर करें। तो इस तरीके से डायरेक्ट संक्रमण जो है हम जो फैलता है उससे उसको रोक सकते हैं। तो डायरेक्ट संक्रमण में व्यक्ति आता है, मरीज आता है जो है इन लक्षणों के साथ में,
अगर उसने छींक दिया, खांसी आ गई तेज से, तो उस अवस्था में ये तेजी से फैलता है जो है। अब हम बात करें कि इस बीमारी का लक्षण क्या है, तो लक्षण में सामान्य जो बुखार है और इन्फ्लुएंजा, फ्लू या जो वायरल फीवर है, इनके जो बुखार हैं इनमें कुछ थोड़ी सी भिन्नताएं होती हैं, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ भिन्नताएं होती हैं। प्रमुख जो है वो ये है कि टेम्परेचर मिनिमम जो है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम 102 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है। चेहरे पर लालिमा देखने को मिलती है, लाल फ्लश जो है, फ्लसिड फेसेस जो है जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मैलिस, कुछ अच्छा न लगना, ठंड महसूस होना, एनोरेक्सिया या भूख का कम लगना, डिक्रीज एपेटाइट, ठीक है ना, ये इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। कभी कभी जॉइंट्स पेन और बैकएक, डिफ्यूज बैकएक की भी जो है कुछ मरीज शिकायत लेकर आते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसका उपचार क्या है, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम सावधानी लेके चल रहे हैं तो सावधानी एक सबसे बड़ा जो है बचाव है। N95 मास्क का यूज़ करना या सामान्य मास्क का यूज़ करना, उसको रोज़ बदलना, रोज़ साफ करना, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना, संक्रमित व्यक्ति अगर है तो उसके संपर्क में हम बचें, आने से बचें। इसके साथ साथ जो सबसे एक प्रमुख वजह है बचने की, वो ये है कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आता है, उस वैक्सीन का हम उपयोग करके इससे बच सकते हैं। अब आता है उपचार पे, ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन है एंटी फ्लू ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, इसके साथ साथ सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ स्टीम इनहेलेशन से भाप लेना और अपने को आइसोलेट करके रखना, यह सारी जो प्रक्रिया है हम इस सभी चीज़ों का उपयोग करते हुए, एंटी फ्लू दवाइयाँ, सिम्टोमेटिक सपोर्टिव मेडिसिन का उपयोग और स्टीम इनहेलेशन लेना और अपने आप को, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आइसोलेट करना, अगर हम करते हैं तो हम जल्दी देखेंगे कि हमारे स्वास्थ्य में सुधार देखने को आएगा। तो मेरा आप सभी से यह विशेष निवेदन है कि अभी का जो मौसम चल रहा है उस मौसम में जितना ज़रूरी हो, आवश्यक हो, तभी घर से निकलें। अन्यथा अगर आवश्यकता है तो सभी जो सुरक्षित संसाधन हैं इस संक्रमण से बचने के, उसका उपयोग करते हुए ही निकलें जो है, और स्वयं को और पूरे परिवार को और समाज को स्वस्थ रखें। एक यही अभियान है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सभी लोग प्रसन्न रहें। और मैं आज आप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि प्रति सप्ताह नहीं तो महीने में 1 और 2 बार हम स्वास्थ्य परिचर्चा करेंगे, जिसमें हम सभी बीमारियों से आपको एक उसके जो वजह है बीमारियों की, क्यों आती हैं बीमारियां इस तरीके की, उनमें हम क्या सावधानियां रख सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, जिससे हम एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, साई स्पेशलिटी क्लिनिक, दौलतपुर रोड, वाराणसी से। आज आरोग्य हेल्थ बुलेटिन के माध्यम से मैं आप सभी को ये इस विषय पे बात करना चाहता हूँ कि मुंह और दांत से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, अक्सर लोग अपने डेंटिस्ट से तभी मिलते हैं जब उन्हें या तो दांत में दर्द होता है, या मसूड़ों से खून आता है, या मुंह से बदबू, या ऐसे आम परेशानियां लगती हैं, तभी आते हैं। पर लोगों को ये नहीं पता है कि मसूड़े और दांत में ऐसे भी बैक्टीरिया रहते हैं जिनसे शरीर के अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं, जैसे पेट, हृदय, मस्तिष्क। बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो मुंह से डायरेक्टली ही कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मसूड़ों में और दांतों में एक परत बना के रहते हैं, और जब भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या
सांस भी लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो कि हमारी रक्त तंत्रिका में स्वयं ही जाके हमारे अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं। पेट का बार बार खराब होना या बार बार रीइन्फेक्शन होना, ये सब ऐसा नहीं है कि खाली बाहरी खाना खाने या किसी बैक्टीरिया से अन्य बैक्टीरिया से ही होता है। मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया भी इसके कारण बन सकते हैं। अक्सर लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि हृदय रोगी जो होते हैं जिनका वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ हो या एंजियोप्लास्टी हुआ हो या अन्य हृदय संबंधी कोई भी सर्जरी हुई रहती है, वो तो बहुत ही पोटेंशियल टारगेट रहते हैं। यह बैक्टीरिया हमारे रक्त तंत्रिका में प्रवेश करके हमारे हृदय गति को संचालित करने से बाधित कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, आकस्मिक कुछ भी हो सकता है, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या कर सकते हैं ये बैक्टीरिया। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुख और दंत को इतना हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं होती है जितना आदमी लेता है या नज़रअंदाज करता है, क्योंकि मुख और दंत अगर देखा जाए तो शरीर का प्रवेश द्वार है। यहाँ से आप सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जो कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। कम से कम हम लोग बोलते हैं तो उसमें भी मुख का ही इस्तेमाल होता है, पर अगर हम लोग उसका ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग कई अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए हमारा सविनय निवेदन है साई स्पेशलिटी क्लिनिक की ओर से कि हर 6 महीने या 3 महीने पे आके अपने मुख और दंत की जांच अवश्य कराएं। धन्यवाद।